अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के इन एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। उससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे जी सबसे पहले पाकिस्तान की, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सिर्फ एक दिन रह गया है, यानी कि टिक 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 एक दिन रह गया है, इंतजार है इलेक्शंस का। जी हाँ, कल है इलेक्शंस, और आप सब जानते ही हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में हमेशा मैं कहती हूँ इलेक्शंस होते हैं, उसी तरह से इलेक्शन हो रहे हैं। जरा भी कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल जी, कुछ लोग ला रहे हैं, कुछ लोग ले जा रहे हैं, और कुछ लोगों को लाया जा रहा है। ये सब कुछ लोगों को मालूम ही है। तो कल लेकिन हम देखते हैं, कल भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बल्कि आज पूरा दिन भी अपडेट करते रहेंगे कि आखिर कितने लोगों का बाहर निकलने का इरादा है, कितने लोग वोट डालने जा रहे हैं, कितने लोग वोट डालने के लिए पहुंचे, और क्या कुछ हुआ। ये तो खैर हम आपको बताएंगे ही। लेकिन आज जो हमारा एपिसोड है वो है जी जैद हामिद साहब जो है उनको हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जैद हामिद स्पेशल जरूर हम इसका नाम रखने जा रहे हैं इस भेजा फ्राई का। और इसमें सिर्फ आप लोगों के थोड़े मुस्कुराने के लिए और थोड़ा आप लोग जरा हंस लें, इसलिए हम जैद हामिद साहब के कुछ थोड़े से क्लिप्स जो है वो आपको जरूर दिखाएंगे। यानी कि न्यूज के बीच बीच में हम जैद हामिद साहब को भी डिस्कस करेंगे, जो कि खैर बहुत से लोगों के फेवरेट है। खुद को डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं, लाहौर में रहते हैं। और मैंने जैसे कहा कि बहुत बार मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, लेकिन वो मेरे चैनल पर नहीं आए। और अब मेरा इरादा है कि मैं, हो सकता है कि मार्च में लाहौर जाऊं, तो फिर हो सकता है कि जाकर एक बार फिर उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूं कि सर आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। बहुत से लोग आपको देखना और बहुत से लोग आपको सुनना चाहते हैं। खैर वो तो हम बात करेंगे जैद हामिद साहब की, बिल्कुल करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की हालत ये है कि जी पीआईए जो है वो बिल्कुल प्राइवेटाइज होने के ऊपर है, और आईएमएफ से परमिशन मिल गई है पाकिस्तान को कि ठीक है जी, पीआईए जो है यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसको सरकारी एयरलाइन है, उसको जी अब कर दिया जाए, प्राइवेटाइज कर दिया जाए। उसके लिए आईएमएफ से हमने परमिशन ले ली है। जी हाँ, आईएमएफ से हमें हर बात पूछनी पड़ती है। आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे सऊदी अरब हो या चाइना हो, पाकिस्तान जो है वो हर एक से पूछ कर, बात करके, परमिशन लेकर ही काम किया करता है। तो बिल्कुल इस वक्त यही हालत है कि पीआईए को जो है प्राइवेटाइज करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन परमिशन ली है हमने आईएमएफ से। यानी ये फैसला भी हम खुद नहीं कर पा रहे, पीआईए को हम चला नहीं पा रहे। यहाँ तक कहा जाता है कि जी उसके पास फ्यूल नहीं है, कभी कहा जाता है कि जी फ्लाइट्स नहीं हो रही, सारे के सारे प्लेन्स जो हैं वो ग्राउंड होते चले जा रहे हैं। लेकिन इस बारे में अगर हम देखें, पाकिस्तान का जो बुरा हाल हो गया है इकोनॉमी का और कई दूसरी चीजों का, लेकिन कोई 5 साल पहले नहीं, कोई 6-7 साल पहले जैद हामिद साहब तो कुछ और ही कहते थे। उनका कहना ये था कि जी 5 साल में जो है वो पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर ही ना बन जाए कहीं। लेकिन जैद हामिद साहब को शायद अभी याद हो गया होगा, कि याद आ गया होगा कि जी 5 साल तो क्या, शायद अब 6-7 साल हो गए जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। मैंने कहीं पढ़ा जी। और जैद हामिद साहब ने कहा कि बिल्कुल ये 5 साल में हम लोग जो है पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे होंगे और चांद पे बैठे होंगे। जी हम मून के ऊपर होंगे, लेकिन हम तो गए नहीं, हमारे पड़ोसी जो हैं वो मून पे जरूर चले गए। खैर ये तो हमने आपको दिखाया ही था कि जैद हामिद साहब ने जो कहा था। और यकीनन ये प्रोग्राम जो है उनका 5 साल पुराना नहीं तो 6 साल पुराना जरूर है। 5 साल से ज्यादा ही टाइम हो गया इस शो को आए हुए जिसमें उन्होंने ये बात की थी। खैर हम अगली न्यूज की तरफ चले, इससे पहले कि हम जैद हामिद साहब की अगली न्यूज दें, हम आपको ये बता दें, मेरा सियासी जन्म ऐसे दौर में हुआ जब माँ बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं थी। ये कहना है जी मरियम नवाज शरीफ का। उनका ये कहना है कि जब वो सियासत में आई, पॉलिटिक्स में आई, उस वक्त माँ बहन बेटी यानी कि फीमेल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज थोड़ा सा भूल रही है, इसलिए कि फीमेल की रिस्पेक्ट तो उनके फादर के टाइम जब पहले था नवाज शरीफ साहब का टाइम, उस वक्त भी नहीं थे। इसलिए कि हमने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना बहुत है कि लोग कहते हैं कि जी बेनजीर भुट्टो की कुछ अजीब अजीब और कुछ गलत किस्म की पिक्चर्स जो है वो नवाज शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे पंजाब में जो है वो पिकवा दी थी। या कहिए कि जैसे
बांटी गई थी, हेलीकॉप्टर से फेंकी गई थी, और ये बात भी मेरे ख्याल है लोग भूले नहीं है, और हमें भी ये बात कहीं ना कहीं हमने भी जरूर सुन रखी है। तो मरियम नवाज साहिबा, आप इससे पहले कि आप इमरान खान के ऊपर या किसी और पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाएं, थोड़ा अपने अब्बा जी से पूछ लीजिए कि उन्होंने आखिर बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ ऐसा गंदा सलूक या उनके इस तरह की पिक्चर्स क्यों हेलीकॉप्टर से पूरे में फिकवाई थी। इसलिए कि वो भी कुछ ठीक नहीं लगता ना, वो भी कोई अच्छा काम तो नहीं किया था उन्होंने। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पाकिस्तान में फीमेल्स की जो रिस्पेक्ट है वो कोई अभी कम नहीं हुई है, बल्कि कभी थी ही नहीं, हमेशा से। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जब भी कहीं पर फीमेल काम करने के लिए निकली है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, हमेशा से उसको किसी ना किसी जगह पर जो है वो एक तरह से तंग किया गया है, उसको एक तरह से कहा गया जी काम मत करें, उसको हैरेस किया गया है, और बहुत कुछ हुआ है। तो ये चीजें जो है वो मेरे ख्याल है आप हमें ना बताएं, और हो सके तो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, तो आपको पता लगेगा, ज्यादा पुरानी नहीं, अभी कुछ साल पुरानी हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ लेंगी तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में कौन कौन से कारनामे किए गए और फीमेल्स को कैसे कैसे तंग किया गया है। हम बड़े आगे जी, आगे जी आपको नजर आ रही है मरियम औरंगजेब। नवाज शरीफ के जाने का खमियाजा अवाम को महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ा। अवाम ने 4 साल नालायकी नाअहली का सामना किया है। जी हाँ, अब क्योंकि पीएमएलएन को ऐसा लग रहा है कि वो फिर आने वाले हैं, तो वो बुरी तरह से इमरान खान की पार्टी को, इमरान खान की हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं कि जी नाअहली, नालायकी और ये सब कुछ 4 साल देखना पड़ा। हो सकता है देखना पड़ा है, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। इमरान खान की जो पार्टी थी या इमरान खान की जो हुकूमत थी, वो हरगिज ऐसी नहीं थी जिसको हम ये कह सकें कि जी उसके आने से या उस टाइम पर मुल्क बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बात सारी ये है कि अब आप अपनी परफॉर्मेंस पे अगर थोड़ा सा नजर डाल लें और आप ये कोशिश करें कि आपका वो हशर ना हो जो इमरान खान ने मुल्क का किया था, तो बेहतर होगा। हमारे यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पुरानी गवर्नमेंट को बुरा भला कहती रहती है, और इस वक्त तक कहती रहती है जब तक कि खुद नहीं चले जाते। और ये हम बरसों से होता देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है जी सारा कुछ पिछली गवर्नमेंट ने किया था, सारा कसूर पिछली गवर्नमेंट का था, हम तो जी बहुत अच्छे हैं, हमने तो बड़े कारनामे किए थे अपनी पहली गवर्नमेंट में भी और अपनी बाद की गवर्नमेंट में भी, हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट अभी गई है वो बहुत खराब है, जो लीडर अभी गया है वो बहुत खराब था, और उसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। लेकिन असल में पाकिस्तान का ये हाल सबने मिलजुल कर किया है, और यानी मिलजुल कर से मेरा मतलब है कि जिसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल है, एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, एजेंसीज, आर्मी, सभी का रोल है जिन्होंने पाकिस्तान को इस जगह पर पहुंचा दिया है। बात हम करेंगे भारत की, और भारत की पार्लियामेंट में जी एक बिल पेश किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बात की है, और सारा निशाना जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ है। और पाकिस्तान में जो है वो एक अजब तरह का जिसे कहते हैं कि परेशानी फैली हुई है कि जी ये क्या हो गया, ये भारत की पार्लियामेंट ने क्या बात की है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने जी सारा इल्जाम जो है या ज्यादातर इल्जाम जो है वो पाकिस्तान की तरफ किया है, इशारा किया है पाकिस्तान की तरफ कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, सपोर्ट किया जाता है, और किसी तरीके से भी रोक में नहीं आ रहा, या किसी तरह से भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है रोकने में नाकाम है, बल्कि उल्टा उसको सपोर्ट करती है। ये कहा गया है जी इंडियन पार्लियामेंट में। और इसके बाद यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को उससे पहले ये जरूर सोचना होगा कि वो अपने पास, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले ईरान ने, अफगानिस्तान ने और भारत ने कई बार इस किस्म के इल्जाम पाकिस्तान पे लगाए हैं। और अगर आपके सारे पड़ोसी नाराज हैं तो यकीनन प्रॉब्लम आपके अंदर है, पड़ोसियों में नहीं। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ, और बहुत ऑनेस्टली और बहुत सिंसियरली मैं ये बात कर रही हूँ कि प्लीज जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, जो हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जिनको ये सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर है, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई दूसरे हो, उनके ऊपर प्लीज जो है कहीं ना कहीं जाकर उनको अरेस्ट कीजिए, उनको सही सजाएं दीजिए, लोगों को रोकिए, ताकि हमारे पड़ोसी सुख की नींद सो सके, हमारे पड़ोसी हमसे तंग ना हो। तो जब आप अपने यहाँ सफाई करेंगे, जो कि हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो एक दिन आप ही को डसेंगे, तो आजकल यही हम देख रहे हैं कि वो सांप हम ही को डस रहे हैं। और हर कुछ दिन के बाद कभी बलूचिस्तान में तो कभी
KPK में या किसी भी जगह पाकिस्तान के कहीं ना कहीं पे टेररिज्म अटैक्स होते हैं, टेररिज्म के वाकयात हम देख रहे हैं, और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो सांप आपने पाले थे इनको पकड़ के इनको मारिए और इनको रोकिए, इनको बंद कीजिए, इनको सजाएं दीजिए, ताकि हमारे पड़ोसी भी आराम से रह सकें और हम भी आराम से रह सकें। वरना जो कुछ हो रहा है ये कोई अच्छी निशानी नहीं है, ये चीजें बिगड़ती जा रही हैं। और अब हाल ये हो गया है कि भारत की पार्लियामेंट में इस तरह का बिल उन्हें पेश करना पड़ गया है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान अब इसका जवाब कैसे देगा? सिर्फ ये कह देने से कि जी कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम ये नहीं होने देंगे। वो जैसे हमारे यहाँ एक तड़ी लगाई जाती है ना, आप समझते हैं फिल्मों के विलन की तरह या फिल्मी हीरो की तरह, जो एक नारा लगाया जाता है कि जी हम बिल्कुल खड़े हैं, हम यहाँ पे सीना तान के खड़े हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें कोई कुछ डरा नहीं सकता, हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं है। इल्जाम आप लग रहा है और हर तरफ से लग रहा है, और उस इल्जाम से बचने का यही तरीका है कि हमारे यहाँ जो इस किस्म के लोग रहते हैं जिनको हम टेररिस्ट भी लोग समझते हैं और सबूत भी दे चुके हैं, उन लोगों को हमें अरेस्ट करना होगा, उन लोगों को हमें सजा देनी होगी, अपना दामन ऐसे लोगों से छुड़ाना होगा। ये जो जगह जगह पाकिस्तान में बॉक्सेस लगे हुए हैं, जी यहाँ पर मदरसे का चंदा दीजिए, या यहाँ पे फलाना ग्रुप है, जो मजहबी ग्रुप वाले हैं, खासतौर पर रिलीजियस सो कॉल्ड रिलीजियस ग्रुप्स जो है उनके बॉक्सेस लगे हैं, उसको रोकिए। यहाँ तक कि आपके यहाँ तो जी लश्कर तैयबा और ये जो TLP वाले हैं वो तक जो है, लश्कर जंगवी वाले वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो हाल है पाकिस्तान का कि TLP वाले जिनको हमेशा से टेररिस्ट समझा गया, या फिर ये जो लश्कर जंगवी और इस तरह के लोग हैं, ये आपके इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर आप किस मुंह से और किस तरह से इनकार करेंगे कि भारत जो इल्जाम लगा रहा है वो गलत है, या बाकी जितने पड़ोसी हैं वो जो इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत है? जाहिर है कि ये चीजें जो है वो अब पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आने लगी हैं और उनको भी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन एलिगेशन में कोई सच्चाई है। तो अब अगर इन सब चीजों से बचना है तो इन चीजों को, इन सारे कामों को और इन सारे लोगों को बंद करना पड़ेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। खैर, हम चलते हैं और हम देखते हैं एक बार फिर आप सबके फेवरेट जैद हामिद साहब को। रहे कि अपने कमीने दुश्मन से महफूज रहना। वो चांकिया की आइडियोलॉजी पे यकीन रखता है, मुंह में राम राम करता है और बगल में छुरी छुपा के रखता क्या है। मजहब भी यही कहता है? हमें फतेह मक्का के बाद रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ कर दिया। इंशाल्लाह जब हम दिल्ली फतह कर लेंगे तो जरूर माफ कर देंगे। आप माफी का ऐलान किया। हम फतेह मक्का के बाद जरूर माफ कर देंगे। देयर वंस विल कैप्चर दिल्ली, विल फॉरगिव देम। इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन जी, और ये थे जैद हामिद साहब जो कह रहे थे कि जी हम माफ कर देंगे, यानी कि हम इंडियंस को माफ कर देंगे, लेकिन दिल्ली फतह करने के बाद। अब इनको कौन समझाए, ये कौन से जमाने में रहते हैं मालूम नहीं, लेकिन खैर दिल्ली फतह करने की बात कर रहे हैं। और हाल ये है कि आप जानते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से TTP से झड़प चल रही है वो सबके सामने है। और साथ साथ लोगों ने ये भी देखा कि TTP के वाले जो हैं वो PTI के फ्लैग लेके घूम रहे हैं। और ये भी हमने ट्विटर पे देखा कि कई वीडियोस शेयर की गई हैं। मगर खैर जैद हामिद साहब को पता नहीं किसने सिखाया पढ़ाया है कि जी आपने जो है दिल्ली फतह करना है और गजवाए हिंद करना है। इसलिए कि इस वक्त ये जमाना वो नहीं है कि आप गजवाए हिंद करें या आप दिल्ली फतह करने की बातें करें। पहले तो अपनी जान बचाइए। जिस तरह के एलिगेशंस लग रही हैं और जिस तरह की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है उससे कैसे जी, ये है शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी 9 फरवरी का सूरज जो है वो 9 मई के सूरज को गुरूब कर देगा। जी हाँ, ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का। और यकीनन शहबाज शरीफ साहब जो है वो ये बता रहे हैं कि वो किस तरह से जो है वो बूट पॉलिश कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं और उससे निकलने का नाम नहीं ले रहे। और इस बार फिर उन्होंने जो है 6 फरवरी को जो है उन्होंने कह दिया कि बल्कि 9 फरवरी को सॉरी उन्होंने कह दिया कि जो 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे और 9 को रिजल्ट आएगा। तो उनका कहना ये है कि वो 9 फरवरी जो है वो 9 मई को जो है वो उसका सूरज दबो देगा या डुबो देगा, जो भी करिए, खैर गुरूब कर देगा। ये बोलना ज्यादा आसान है। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब हो चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, सभी लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के जूते साफ करने में लगे हैं और सभी की तरफ से यही इशारा मिल रहा है कि जी हमें हुकूमत दे दीजिए, हमें हुकूमत बनाने दीजिए। ये और बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस बात से कोई खास खुश दिखाई नहीं दे रहे और उनका यही कहना है कि उनको मौका मिलना चाहिए बाकी लोगों के बजाय। मगर नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि जी इस्लामाबाद और मरी के बीच में वो
ट्रेन सर्विस जो है वो लेकर आएंगे। और जैसे ही नवाज शरीफ का कहना है कि वो पावर में आएंगे तो वो बिल्कुल जी जनाब इस्लामाबाद से मरी के दरमियान में ट्रेन सर्विस शुरू करने वाले हैं। वैसे आइडिया तो अच्छा है कि इस्लामाबाद से मरी अगर लोग ट्रेन से जाएं तो बड़ा मजा आएगा। एक हिल स्टेशन है और वहां तक अगर ट्रेन चली जाएगी तो यकीनन फिर वो मुझे राजेश खन्ना जी का सॉन्ग याद आ रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो वो हिल स्टेशन पे ट्रेन थी। तो यहाँ पे भी लग रहा है कि हिल स्टेशन पे ट्रेन होगी और हम यकीनन बड़े अच्छे, फिर तो मैं भी जाऊंगी। बहुत टाइम से मैं भी मरी नहीं गई हूँ, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि ऐसे 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 घूम के कौन जाए, लेकिन अगर ट्रेन ना होगी तो यकीनन अच्छा लगेगा। अब देखते हैं कि वैसे नवाज शरीफ साहब इस तरह के कामों में काफी तेज है, चाहे वो मोटरवेज बनानी हो या फिर इस किस्म की ट्रेन के आइडियाज लेकर आए। तो मगर बात यह है कि फिर पैसा किससे मांगे जाएगा, किससे कहेंगे कि भाई हमें कुछ पैसा दे दो ताकि हम ये काम कर सकें। इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि पैसा तो हमारे पास है नहीं, हम यहाँ वहां से मांगते फिरते हैं। 3-3 बिलियन कहना चाहिए डॉलर्स के लिए ख्वार होते रहते हैं। ये और बात है कि हमारे साथ जो मुल्क है भारत, वहां पे उन्होंने 14 बिलियन जो है वो सिर्फ कश्मीर में लगा दिया, और हमारे पास जो है वो 3 बिलियन जो है उसके लिए भी हम मारे मारे फिर रहे होते हैं। लेकिन खैर उसमें गलती हमारी है, पड़ोसियों की नहीं, क्योंकि जब हम काम नहीं करेंगे, हम अपने कंट्री को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे फैक्ट्रीज ओपन नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं खोलेंगे और हम सिर्फ मांगे तांगे पे चलेंगे, तो मांगे तांगे से तो फिर जी इतने ही पैसे मिलते हैं, वो भी बड़ी मुश्किलों से। अब आहिस्ता आहिस्ता तो हो सकता है कि ये 3 बिलियन भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाए अगर काम ना किया। और ये बात सोचनी चाहिए उन सारे पॉलिसी मेकर्स को जो कि अपने आप को यहाँ का माई बाप समझते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि जी पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। तो फिर ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, आप लोग फैक्ट्रीज ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी कंट्रीज भी आपको पैसा देना बंद कर देंगी। फिर ये जो आपकी अय्याशियां है ना, जो आप लोग 4-4 गाड़ियां लेकर 2-2 3-3 गार्ड्स लेके घूमते हैं, ये फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए कि आप किसी भी दूसरी कंट्री में चले जाएं, चाहे अमेरिका, चाहे कनाडा, चाहे यूरोप की किसी कंट्री में चले जाएं, पाकिस्तान वाले ऐश आपको कहीं नहीं मिलते। वहां जाके तो जी बर्तन भी खुद धोने पड़ते हैं, अपनी गाड़ी भी खुद धोनी पड़ती है, कपड़े भी खुद ही धोने पड़ते हैं। वहां पे नौकर रखना या वहां पे कोई हेल्पर रखना जो है, जिसे कहना चाहिए, तो वो कोई आसान काम नहीं है, बड़े बड़े लोग नहीं रख पाते। तो फिर आखिर हमारे ये सब के सब जो नखरे में रहते हैं वो किस तरह से रहेंगे। तो यहाँ पे तो जी पाकिस्तान में जो रह रहे हैं लोग, जो खासतौर पे जो वो लोग जिनके पास पैसा ही पैसा है और जो तरह तरह से बाहर जा जाके दूसरी कंट्री से पैसा मांग के लाते हैं और आपस में बांट लेते हैं, कोई कॉर्नर का प्लॉट ले रहा है, कोई कनाडा में ले रहा है, कोई अमेरिका में ले रहा है और कोई दुबई में फ्लैट खरीद रहा है। तो उन लोगों के लिए तो जी बहुत मुश्किल जिंदगी है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे तो एक शाहाना जिंदगी गुजारते हैं, और ऐसी जिंदगी तो मेरा ख्याल है कि कोई अरब शेख भी नहीं गुजारते होंगे जो यहाँ के पाकिस्तानी गुजारते हैं। लेकिन अगर अरब शेख देख लें तो शायद उनको भी शर्म आ जाए कि अरे या हबीबी इतना मजा, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो बिल्कुल जी या हबीबी जो है उनकी भी चीखें निकल जाए अगर वो यहाँ पे हमारे लोगों को देख लेना, जो उठ के हिल के पानी भी नहीं पीते, और उनके इतने सर्वेंट्स उनके घर में होते हैं, और यकीनन ये सारा पैसा जो है वो इधर उधर से मांगा तांगा ये सारा कुछ होता है। लेकिन अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, मैं उन्हीं लोगों से कह रही हूँ जो हमारे लिए पैसा मांगने दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, कि अगर काम नहीं करेंगे, फैक्ट्रीज नहीं खोलेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, तो या हबीबी वाले ऐश जो है ना वो फिर खत्म हो जाएंगे, बस हैया हैया ही रह जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पाकिस्तान का सोच लीजिए, पाकिस्तान की कुछ मदद कीजिए, पाकिस्तान को बनाए रखिए और कुछ काम कीजिए, फैक्ट्रीज ओपन कीजिए, कुछ यहाँ से भी कोई सामान बाहर जाता हो, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो किया जाता है वो हो। हर चीज हम बाहर से मंगाते हैं, यहाँ पे हम कुछ बनाते ही नहीं है सिवाय मामू बनाने के या सिवाय उल्लू बनाने के। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज कुछ काम काज कीजिए, ताकि हमें जगह जगह जाकर ये ना कहना पड़े कि जी हम अगले IMF प्रोग्राम में भी आने वाले हैं। तो IMF वाले हमें देख के बेचारे कांप जाते होंगे, कहते होंगे ले ये फिर आ गए। तो अब बात ये है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तभी कुछ ठीक होगा। खैर हम जाते जाते फिर एक बार फिर ज़ैद हामिद साहब को याद करते हैं। वैसे भी आज हमारा शो है ज़ैद हामिद स्पेशल। ईरान के अंदर भी बहुत सीरियस है, पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ईरान से आ रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त खुदकुशी करवाना चाहते हैं। जैसे कहा कि बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान है, हमारी वहां सिर्फ एक कोर है, पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है हमारी, और वो फैली हुई है। सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर आप उसको निकाल के अगर ईरान की सरहद पे लगा देते हैं तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो BLA को फ्री रन मिलेगा तबाही मचाने के लिए, उसका कौन जिम्मेदार होगा?
और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको ये दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर गद्दार है, जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। अब वो जो मर्जी इसको डिफेंड करते हैं कि जी हमने तो इसराइली ग्रुप को मारा, तो जैश अदल को मारा, तो फला। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर मारने का। आपको प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा अपने इलाके में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि बीएलए भी तो वही है ना, इंडिया भी। जी, और ये थे ज़ैद हामिद साहब जो यही कह रहे थे कि बलूचिस्तान में बार-बार जैसे भारत का नाम लिया जाता है कि जी भारत वहाँ पे मौजूद है, और यही बात एक बार फिर ज़ैद हामिद साहब फिर वही बात कर रहे थे। और लेकिन बहरहाल आज हमने जो है वो कोशिश की थी कि हम ज़ैद हामिद साहब के कुछ क्लिप्स जो हैं वो आपको दिखाएँ, और आप लोग यकीनन बहुत लोग इंतज़ार करते हैं उनकी हर नई स्टेटमेंट का, हमें भी बहुत इंतज़ार होता है, हम भी बहुत ख्याल रखते हैं कि जैसे ही वो कोई बात करें तो हम फौरी तौर पे आपको आनी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, ये थे ज़ैद हामिद साहब जो कि यकीनन एतराज़ कर रहे थे, जो इंडियन मिनिस्टर गई थी या इंडियन पार्लियामेंटेरियन गई थी सऊदी अरब, उसके ऊपर। लेकिन उससे मुझे सऊदी अरब से याद आया कि ज़ैद हामिद साहब सऊदी अरब नहीं जाते, न जाने क्यों, जब से उनको वो कोड़े पड़े उसके बाद से तो वो गए नहीं। मैंने सॉरी, मैंने सुना था कि तकरीबन 200 कोड़े पड़े हैं ज़ैद हामिद साहब को, और किस जुर्म में वो तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर सुना है कि 200 कोड़े पड़े हैं। खैर होना नहीं चाहिए, लेकिन खैर उसके बाद मैंने ज़ैद हामिद साहब को सऊदी अरब जाते नहीं देखा। मगर ये ज़रूर है कि जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, जिस किस्म के एतराज़ात वो कर रहे हैं, शायद उनको उस पे शर्म आनी चाहिए कि इस किस्म की बातें करते हुए। लेकिन बहरहाल वो इसी तरह की बातों की वजह से सुने और पहचाने जाते हैं। हम उनका कुछ नहीं कर सकते, हम उनका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, ये भी बड़े अफ़सोस की बात है। खैर हम चलते हैं यहाँ से, आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और अब तो आप जानते ही हैं कि जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि वीडियोस ज़्यादा आएंगी, और यानी कि 3 से 4 वीडियोस कोशिश है कि आएँ, और उसकी रीज़न यही है कि इलेक्शंस हैं और इलेक्शन की अपडेट भी हमने आपको देनी है, और क्या-क्या हमारे पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं और क्या-क्या हंगामा है यहाँ पे, क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हम आपके लिए लेकर आएँगे। और कोशिश करेंगे कि हम आपको लाइव तो नहीं, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो रोड्स के ऊपर जाकर भी हम लोगों से बात करें और वो भी हम आपको दिखा पाएँ। देखें वो अभी हम कर पाते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल कोशिश पूरी होगी। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।